सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं मोनिका, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर। इनकम टैक्स में हमने जो चैप्टर शुरू किया था वो था मकान संपत्ति से आय, यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में मैं आपसे इससे पहले 2 वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना कि मकान संपत्ति जो है आय का हमारा दूसरा शीर्षक यानी कि दूसरा हेड है, और इसके बारे में जो आवश्यक नियम और शर्तें थी वो हमने पहले वीडियो में जानी। दूसरे वीडियो में हमने वार्षिक मूल्य के निर्धारण के बारे में बात की थी। जो मकान संपत्ति से आय है, यहाँ पर हमारे पास जो मकान का एनुअल वैल्यू होता है वही जो है आधार होता है। तो मकान संपत्ति के जो वार्षिक मूल्य की गणना है वो 2 हेड्स में की जाती है। किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य की गणना, और दूसरा स्वयं के निवास में प्रयुक्त मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य की गणना। और जो पिछला वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था उसमें हमने इसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो कर लिया था कि किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करते हैं। इसमें हमने जाना कि बेस फॉर ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद उसमें से रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड घटाने पर ग्रोस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और फिर म्युनिसिपल टैक्सेस की वैल्यू घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी एनुअल वैल्यू कही जाएगी। इसको हमने एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में भी देखा था लास्ट वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उससे आगे के टॉपिक के बारे में कि स्वयं के निवास में प्रयुक्त मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य हम कैसे ज्ञात करें, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी से इनकम की कैलकुलेशन का जो मेन बेस है वो एनुअल वैल्यू ही है। तो फिर स्वयं के निवास में प्रयुक्त यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का वार्षिक मूल्य हम कैसे निर्धारित करें, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है फर्स्ट पॉइंट कि असेसी के स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त मकान जिसमें असेसी खुद रहता है, ऐसे मकान के एनुअल वैल्यू को हमें 0 मानना होता है, बशर्ते इस मकान को प्रीवियस ईयर में ना तो रेंट पर दिया गया हो और ना ही इससे कोई अन्य लाभ कमाया गया हो। ऐसे मकान की आय की गणना करते समय उसके वार्षिक मूल्यों में से जो कि 0 होगा, उसका वार्षिक मूल्य हम 0 मानेंगे ना, तो उस वार्षिक मूल्य जो कि 0 होगा उसमें से केवल इंटरेस्ट ऑन लोन के संबंध में डिडक्शन अलाउ की जाएगी, और इसके अलावा कोई और डिडक्शन जो है वो स्वीकृत नहीं होगी। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मकान का प्रयोग खुद के निवास में होना चाहिए, तभी हमें इस मकान के वार्षिक मूल्य को 0 मानना है। इस उद्देश्य से यदि मकान का जो यूज़ है वो करदाता का स्पाउस यानी कि जीवन साथी, उसके अवयस्क बेटा या बेटी, या फिर उसके डिपेंडेंट भाई बहन, या फिर असेसी के पेरेंट्स के द्वारा किया जाए, तो भी यही माना जाता है कि मकान का प्रयोग उसके खुद के द्वारा किया गया है निवास हेतु। तो मकान स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त होना चाहिए। पूरा साल, पूरा गत वर्ष जो है प्रीवियस ईयर है, पूरे प्रीवियस ईयर में खुद के निवास में ही प्रयुक्त वो होना चाहिए। सेकंड पॉइंट यहाँ आपके सामने आ रहा है, करदाता के स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त ऐसा मकान जो गत वर्ष खाली रहा हो, ऐसे मकान की एनुअल वैल्यू कुछ एक शर्तों को पूरा करने पर 0 मानी जाती है। ध्यान दीजिए, करदाता के खुद के रहने का में प्रयुक्त होने वाला ऐसा मकान जो कि पिछला पूरा साल खाली रहा हो, ऐसे मकान की एनुअल वैल्यू को 0 मानने के लिए कुछ शर्तों का पूरा होना ज़रूरी है। इनमें पहली शर्त ये है कि असेसी के पास खुद के रहने का एक ही मकान होना चाहिए। दूसरा, असेसी को अपने बिजनेस या प्रोफेशन के कारण प्रीवियस ईयर में किसी दूसरी जगह पर रहना पड़ा हो, और ऐसी दूसरी जगह पर असेसी जिस मकान में रहा हो वो उसका खुद का नहीं होना चाहिए। ठीक है। और चौथी शर्त इसमें है कि स्वयं वाले मकान को ना तो रेंटल बेस पर यूज़ किया गया हो, रेंट के पर्पस पे रेंट पर नहीं दिया गया हो, और ना ही उससे कोई और बेनिफिट कमाया गया हो। तो सिंपली खुद के रहने का मकान जो है
पूरे गत वर्ष में खाली रहा हो, किराए पर नहीं उठाया गया हो, ठीक है। और दूसरा बिजनेस या प्रोफेशन के कारण वो किसी और जगह पे रहा हो और उस जगह पर उसका खुद का मकान ना हो, ठीक है। और खुद के मकान को ना तो किराए पर दिया गया हो, ना ही उससे कोई अन्य बेनिफिट कमाया गया हो। तो ऐसी स्थिति में हम खुद के रहने के ऐसे मकान को खुद के निवास हेतु प्रयुक्त ऐसे मकान को जो गत वर्ष में खाली रहा हो उसके एनुअल वैल्यू को हम 0 मान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर सी पॉइंट है, ऐसा मकान जिसका कुछ हिस्सा किराए पर उठाया गया हो और कुछ हिस्से में असेसी खुद रहता हो। ऐसा भी हो सकता है कि मकान के कुछ भाग में वो खुद रहता हो और कुछ भाग उसने रेंट पर दे रखा हो। तो फिर हम ऐसे मकान के वार्षिक मूल्य की गणना कैसे करेंगे? तो देखिए, ऐसे हाउस प्रॉपर्टी के एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन मकान को 2 भागों में बांटकर करेंगे। सिंपली जो हिस्सा किराए पर उठाया गया है उस हिस्से की एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन किराए पर उठाए गए मकान के ही जैसे करेंगे और खुद के निवास के लिए जो काम आ रहा है भाग, उसके एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन खुद के रहने हेतु प्रयुक्त मकान की तरह ही की जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद डी पॉइंट है, एक से ज़्यादा मकानों का स्वयं के निवास हेतु प्रयोग। तो ऐसा भी हो सकता है कि करदाता ने प्रीवियस ईयर में एक से ज़्यादा मकानों का यूज़ अपने खुद के रहने यानी कि रेजिडेंशियल पर्पस से किया हो। तो ऐसी स्थिति में उन सारी हाउस प्रॉपर्टीज़ में से किन्हीं 2 हाउस प्रॉपर्टीज़ के एनुअल वैल्यूज़ को 0 यानी कि 0 लिया जाएगा। इसमें असेसी अपनी इच्छा के अनुसार खुद के निवास हेतु प्रयुक्त सभी मकानों में से किन्हीं भी 2 मकानों का चयन कर सकता है, ठीक है। और जो ये जो चयन है इसके में श्रेष्ठ विकल्प को चयन कर लेता है वो। इसके चयन करने का जो मेथड है वो मैं आपको आगे इलस्ट्रेशन के माध्यम से बताऊंगी, ठीक है। तो सिंपली ऐसा होने पर सारे मकानों में से कोई भी 2 मकानों का वार्षिक मूल्य हमको 0 मानना है और करदाता अपनी इच्छा से बेस्ट सूटेबल ऑल्टरनेट का चयन कर सकता है। उसके चयन के मेथड को आपको एग्जाम्पल में मैं क्लियर करूँगी, क्वेश्चन में देखेंगे। तो ऐसे में 2 मकानों का चयन कर सकता है और बाकी मकान हैं जो उनको किराए पर उठाया हुआ मानकर उनकी एनुअल वैल्यूज़ की कैलकुलेशन की जाएगी। यहाँ इसके बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने नीचे बता रखी हैं आपको बुलेट्स में, कि मकान का जो चयन है वो कर योग्य आय के आधार पर होगा, ठीक है। और श्रेष्ठ विकल्प का वो चयन कर लेगा करदाता। करदाता हर वर्ष चयनित मकान बदल सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पहले साल 2 मकान उसने एनुअल वैल्यू जिनकी 0 मानी है अगले साल भी उन्हीं की एनुअल वैल्यू 0 माने या अगले साल भी वो उन्हीं 2 मकानों को खुद के रहने के मकान के रूप में उस विकल्प को चयन करे, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो हर साल वो जो उसने अल्टरनेट चूज़ करा है 2 मकानों का वो उसको चेंज कर सकता है। कहने का मतलब हर साल वो चयनित मकान को बदल सकता है। तीसरा, मकान यदि उसने अपने वयस्क पुत्र या अन्य किसी रिलेटिव को दे रखा है तो ऐसे मकान को खुद के निवास में प्रयुक्त मकान नहीं माना जाएगा, ओके। देन मकान में एक से अगर ज़्यादा रेजिडेंशियल यूनिट्स हो, एक से अधिक आवासीय इकाइयाँ हों और उन सभी रेजिडेंशियल यूनिट्स को असेसी ने खुद के रहने के काम में ही लिया है, तो फिर हमें सारे यानी पूरे के पूरे मकान को मीन्स सारी यूनिट्स को, सारी रेजिडेंशियल यूनिट्स का जो पूरे मकान का ही वार्षिक मूल्य 0 मानना है, क्योंकि मकान तो एक ही है, चाहे उसमें रेजिडेंशियल यूनिट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा ही हों। एक बात यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो छूट है ये केवल इंडिविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF हिंदू यूनाइटेड फैमिलीज़ को ही मिलती है। तो करदाता के खुद के निवास में प्रयुक्त 2 मकानों का वार्षिक मूल्य जो 0 मानना है, ये छूट केवल व्यष्टि यानी इंडिविजुअल और HUFs को ही मिलती है। फर्म्स को, एसोसिएशंस को और कंपनीज़ को ये छूट नहीं मिलती है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यानी व्यक्तियों के समुदाय को और कंपनीज़ को ये छूट नहीं मिलती है। नेक्स्ट, ऐसा भी हो सकता है कि मकान साल के कुछ समय के लिए किराए पर दिया गया हो
और साल के कुछ समय वो खुद के निवास में प्रयोग में आया हो, तो फिर हमें क्या करना है, ऐसे मकान का जो एनुअल वैल्यू है वो हमें किराए पर दिए गए मकान की तरह ही निर्धारित करना है। ठीक है। तो अगर करदाता कोई मकान गत वर्ष में कुछ समय खुद के रहने के काम में ले और कुछ अवधि के लिए उसको रेंट पर उठा दे, तो सिंपली हमें ध्यान रखना है ऐसे मकान की एनुअल वैल्यू किराए पर दिए गए मकान की तरह ही हमको डिटर्मिन करनी है। जो रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल होगा उसमें फिर खुद के निवास में प्रयुक्त जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है, उसके किराए को हम शामिल नहीं करेंगे। तो ये कुछ एक रूल्स थे जो स्वयं के निवास में प्रयुक्त मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य के निर्धारण के समय हम यूज़ में लाते हैं। तो आमतौर पे खुद के निवास में प्रयुक्त मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य 0 माना जाता है, लेकिन अलग अलग कंडीशंस में इसके एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशंस थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये कंडीशंस हमने अभी ए से लेकर ई तक पॉइंट्स में डिफरेंट पॉइंट में कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे उसके बारे में हमने पॉइंट वाइज डिस्कस किया। अभी ये थ्योरेटिकल आपका बेस है, इसको आप पढ़िए, इसको आप लर्न करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आफ्टरवर्ड्स हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि जब तक हम न्यूमेरिकल्स नहीं देखेंगे तब तक हमें रूल्स भी उतनी अच्छी तरह से क्लियर नहीं होंगे। बट स्टिल आप एक बार रूल्स को पढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चंस में उनको अप्लाई करने में आसानी रहेगी। तो आप इन रूल्स को देखिए, और इसके बारे में कुछ एक डिडक्शंस हैं और कुछ और रूल्स हैं, उसको मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।